वापस एक बार चेक करो, आवाज़ आ रही है क्या? पहले प्रॉब्लम आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। यस, रिप्लाई करो फास्ट। आवाज़ आ रही है? यस, ओके। देन वी स्टार्ट द लेक्चर। हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो अभी टेस्ट होने वाला है फरवरी में, उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन। बेसिकली पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया, सॉल्यूशन मतलब क्या, ओके, सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे होते हैं। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपना कंप्लीट हुआ। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था डिप्रेशन ऑफ सेकंड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एंड थर्ड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम फोर्थ वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है फोर्थ वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखो एवरीवन, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये हम समझेंगे, थोड़ा सा अलग पार्ट है और सॉल्यूशन इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले प्रोसेस समझते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या है देखो ऑस्मोसिस, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। मेरे पास 2 कंटेनर है मतलब एक कंटेनर है और उसके 2 बनाए हमने, मतलब इस कंटेनर के बीच में हमने एक पार्टीशन डाल दिया, ओके, हो गए 2 कंटेनर। मतलब ये जो बीच में है इसको बोलते हैं बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है आराम से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब द मेम्ब्रेन विच कैन अलो द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। कौन सा मॉलिक्यूल? सॉल्वेंट। मतलब जिसमें से सोलूट पास नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा, ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे अपना स्किन है, इसमें से स्वेटिंग होता है ना, मतलब इसमें से वाटर बाहर आ सकता है, तो ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल है, सेल का जो वॉल होता है दैट इज आल्सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। प्लांट का आउटर बॉडी जो है विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन विच कैन अलो द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। अभी देखो, अब यहाँ पर हमने एक कंटेनर के 2 कंटेनर बनाए बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें हमने डाला, समझ लीजिए एक कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट डाला है। क्या डाला है? सॉल्वेंट। तो दूसरे में है सॉल्यूशन, ओके। या आप ऐसा बोल सकते हैं पहले में लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो दूसरे में हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। एक में लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो दूसरे में हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ओके, आराम से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में सॉल्वेंट है तो दूसरे साइड में सॉल्यूशन है, या एक साइड में लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो दूसरे में हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्व ये होता है कि ये इधर का, मतलब जैसे इसको मैं बोलता हूँ कंपार्टमेंट ए और ये है कंपार्टमेंट बी। ऑब्जर्व ये होता है कंपार्टमेंट ए में से सॉल्वेंट पास होता है टू द कंपार्टमेंट बी। बात को समझिए, ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
फिर से एक बार समझिए, ऑस्मोसिस इज अ spontaneous process, natural process in which solvent flow from solvent to solution or from low concentrated solution to high concentrated solution. इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। हाँ, ऑस्मोसिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालना पड़ेगा। क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है, सोलिड फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, आराम से ध्यान देना। अब पॉइंट क्या है, मैंने कहा कि सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी, तो बी कंटेनर के अंदर जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होगी। आराम से ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, समझो इस कंटेनर बी में एक वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट किया। ओके, ऐसा अरेंजमेंट, इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। सेकंड कंटेनर जो था जिसमें हमने सॉल्यूशन रखा था, उसमें हमने क्या किया, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन डाला। ओके, एंड अगर आप ऐसा करेंगे और इस पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, प्रेशर दे रहे हैं हम, कहां पर, पिस्टन के ऊपर। याद रखो, पिस्टन के ऊपर इतना ही प्रेशर देना है कि पिस्टन अपवर्ड मूव नहीं होना चाहिए। कैसा मूव नहीं होना चाहिए, अपवर्ड, ऊपर नहीं आना चाहिए। ओके, नीचे नहीं ढकेलना है उसको, इतना ही करना है कि ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इस ऊपर नहीं आने के लिए, पिस्टन ऊपर नहीं आने के लिए जितना आप प्रेशर देंगे, बात को समझिए एवरीबॉडी, अगर ऑस्मोसिस हुआ तो सॉल्वेंट पास हो रहा था ना फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी, फिर बी कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन की लेवल बढ़ रही थी, तो हमने पिस्टन लगाया और पिस्टन पे इतना प्रेशर दिया कि वो ऊपर ना आए। अब इससे क्या होगा, ये सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, और सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, मतलब ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये रुक गया। तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए इस पिस्टन के ऊपर आपने जितना प्रेशर दिया, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पीक को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज इंडिकेटेड बाय पाई। आराम से ध्यान देना, तीन डेफिनेशन समझा है मैंने। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से कहां, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, और ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है। लेकिन अगर ऑस्मोसिस हुआ तो कंटेनर बी के अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमने कहा कि हम पिस्टन पे फोर्स देंगे, कितना फोर्स देंगे कि पिस्टन ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर पिस्टन ऊपर नहीं आया तो ये सॉल्वेंट मूव नहीं होगा ना, मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस ना हो इसके लिए आपने जो प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले टर्म समझो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकता है। ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से कहां जा रहा है सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, आराम से। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको आपने रोका, रोकने के लिए जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बेसिस पर दो सॉल्यूशन के अगर हम प्रेशर कंपेयर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करते हैं, तो उसके बेसिस पर सॉल्यूशन के तीन टाइप है। पहला टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। दूसरा टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आराम से समझना, दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर कर रहे हैं। अगर दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गए, मतलब पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल आएगा, देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और किसी एक का ज्यादा आया तो जिसका ज्यादा आया वो हाइपरटोनिक, और जिसका कम आया तो वो हाइपोटोनिक। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। क्या समझा रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस होने के, ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो है सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो हम प्रोसेस सॉरी ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दो सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आया, इक्वल आया, देन दे आर आइसोटोनिक।
अगर अलग अलग आया तो जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइपोटोनिक, और जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइपोटोनिक। बात को समझ। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये कैसा पता चलेगा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ये आगे हम देखने वाले हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ सिंपली पहले अपन 6 डेफिनेशन बताए वो समझो। पहला डेफिनेशन था ऑस्मोसिस, द यूनिडायरेक्शनल एंड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा डेफिनेशन, the membrane which can allow the passage of solvent molecule only but not the solute molecule is semi permeable membrane. तीसरा डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर, the external pressure applied on solution side, काय के लिए, to stop the osmosis, ऑस्मोसिस रोकने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये याद रखो। हाँ, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आई इसके बेसिस पर मैंने ये और 3 टाइप आपको बताए सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कंपेयर कर रहे हो तब ये 3 डेफिनेशन। ओके, इफ 2 सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर then it is called as isotonic. 2 solution have a different osmotic pressure, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है called as hypertonic, and जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है called as आइसोटोनिक। याद रखो, बोर्ड में बहुत बार इस सेक्शन के ऊपर डेफिनेशंस पूछे गए हैं कि कौन, मतलब व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऐसे डेफिनेशन हमें पूछे जाते हैं। होप सो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ दिक्कत होगी इसमें तो पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखो, यस ओके, क्लियर है कंसेप्ट? चलो फिर नेक्स्ट वन शुरू करते हैं। अब पॉइंट ऐसा है कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक डेरिवेशन दिया है, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ इक्वेशन। क्या है वेंट ऑफ इक्वेशन? देखो, वेंट ऑफ इक्वेशन बना है 2 लॉ का यूज करके। उसमें पहला लॉ है वेंट ऑफ बॉयस लॉ। कौन सा? वेंट ऑफ बॉयस लॉ। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, वेंट ऑफ बॉयस लॉ। क्या बताता है वेंट ऑफ बॉयस लॉ? देखो, वेंट ऑफ बॉयस लॉ बताता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, या फिर आप इसका और एक स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो, और वो ऐसा दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक्चुअली इस पहले कंसेप्ट का ही ये दूसरा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ? ये वेंट ऑफ बॉयस लॉ। और एक लॉ इस इक्वेशन में यूज होता है, और वो है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है? वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ देखो, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ बताता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। बॉयस लॉ ने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ ने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दोनों का यूज करके यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया गया, और वो ऐसा है
कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी. Okay, pi is the osmotic pressure, C is the concentration, T is the temperature. अब देखो, therefore we can write pi is equal to, अब proportionality sign आया तो इधर constant, that is K C T. Okay, K is a वेंट ऑफ कांस्टेंट. ओके, बात को समझिए. वेंट ऑफ कांस्टेंट क्यों? क्योंकि वेंट ऑफ इक्वेशन में आया. एक्चुअली इस के जगह पे आप आर यूज करते हो. इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू आर सी टी. ओके, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि सब जानते हैं अपने पास एक फॉर्मूला है ना आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इक्वल टू एन आर टी. तो पी के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एन बाय वी इंटू आर टी. अब एन बाय वी को आप सी लिख सकते हो, तो पी इज इक्वल टू क्या बेटे, सी आर टी. तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, इसीलिए इस के जगह पे आप आर भी यूज कर सकते हो. मतलब आप इस के को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या के जगह पे डायरेक्ट आर का वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो. ओके, ये बात दिमाग में फिट हो. हाँ, अब इसमें और थोड़ा सा चेंजेस क्या कर सकते हैं हम. देखो एवरीबॉडी, आल्सो अपने पास फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऐसा था. अब सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर हम एन बाय वी भी तो डाल सकते, मोल्स बाय वॉल्यूम. और इसीलिए देखो, बट हम ऐसा लिखेंगे, बट सी इज इक्वल टू एन बाय वी. अगर सी एन बाय वी है तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो, एन आर टी डिवाइड बाय वी. ओके, बात को समझो. कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम जनरली मोलरिटी लेते हैं, मोलरिटी जो होता है वो मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है. सिर्फ आप इसमें और एक चेंज कर सकते हैं, सोलूट के मोल होते हैं, तो एन के जगह पे आप लिख सकते हो एन टू. क्या लिख सकते हो, एन टू. अगर ऐसा लिखा तो आप फिर फॉर्मूला बना सकते हो, डब्ल्यू सॉरी, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाय क्या बेटे, एम टू इंटू. या इसी फॉर्मूले को आप m2 के लिए भी रीअरेंज कर सकते हो, तो ये ऐसा हो जाएगा W2RT डिवाइड बाय क्या बेटे, पाई इंटू वी. तो इसका यूज करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हो. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो. मतलब जैसे हमने कल प्रीवियस 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में m2 निकाला था ना, मॉलिक्यूलर वेट डेरिवेशन, वैसा इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो. मतलब एक अगर क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज इक्वल टू एन टू बाय वी. ये पुटअप किया, ओके, फॉर्मूला डाला n2 का और इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया फॉर द m2. ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अब m2 के लिए ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, ये लिखना पड़ेगा हमें फॉर द बोर्ड एग्जाम. ओके, खत्म कंसेप्ट. अब इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है, मैं प्रीवियस में और एक थोड़ा सा पॉइंट आपको ऐड करना चाहता हूं. इसमें एक और डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगी एट द एंड ऑफ कंसेप्ट, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा. जैसे अभी अभी तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पास होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. अब हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना है, मतलब इससे उल्टा करना है. ऐसा मतलब अब सॉल्वेंट पास होना चाहिए, लेकिन कैसे पास होना चाहिए, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, अभी देखो आराम से समझो, इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. जानते हो सब, अपने घर में जो आरओ है, वाटर प्यूरिफायर, आरओ मतलब क्या, वाटर प्यूरिफायर, तो उस आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. मतलब अपने घर में जो वाटर प्यूरिफाई किया जाता है ना, वो ऑस्मोसिस का उल्टा है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. अब ये कैसे, सुनो, सॉल्वेंट पास हो रहा था फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी, फिर इधर हमने प्रेशर अप्लाई किया, इस प्रेशर की वजह से ये ऑस्मोसिस रुका, तो उस प्रेशर को हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर. अब पॉइंट को समझिए, अगर आपने यहाँ का जो प्रेशर है वो पाई इतना रखा तो ऑस्मोसिस रुक रहा है. अगर पी की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दे दी तो, अगर ज्यादा दिया तो ये पिस्टन नीचे आएगा कि नहीं.
पीछे अगर नीचे अगर आ गया पिस्टन, तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल उल्टा फ्लो होगा ना, मतलब ऑस्मोसिस के उल्टा जा रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज, क्या बेटे, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी टेक्निक का यूज करके आज के डेट में वाटर प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, आराम से समझिए। या अगर आप जैसे मैक्सिमम लोगों को प्योर वाटर मिल जाता है, ओके, इतना सॉल्टी वाटर नहीं होता, लेकिन जो एरिया नियर टू द सी है, वहां पर जो वाटर मिलने वाला है वो तो प्योर वाटर नहीं है ना, वो तो सॉल्टी वाटर है। तो वो वाटर तो है सी वाटर, बट पीने लायक नहीं है, तो उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए ये टेक्निक यूज होता है। याद रखो, अगर सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, किसका यूज करके, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके, आरओ का यूज करके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसैलिनेशन। क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन। Desalination is a purification of desalination is a purification of seawater by the reverse osmosis. Desalination is a purification of seawater by the reverse osmosis. That's only the concept. Okay. तो इस हिसाब से ये ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट बताया। ओके, उसके बाद कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। वेंट ऑफ इक्वेशन आया, पाई इज इक्वल टू आरसीटी, यू मे राइट सीआरटी आल्सो। सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट वन हमने देखा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से मैं समझा रहा हूं, इस कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन का। कौन कौन सा, ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ओके, इक्वेशन न्यूमेरिकल डेरिवेशन में आ सकता है। वेंट ऑफ इक्वेशन का पार्ट एक, दूसरा मैंने आपको समझाया वो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर भी आपको m2 की वैल्यू पूछी जा सकती है, जैसे प्रीवियस वन में पूछा जाता है। प्रीवियस वन में मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर भी m2 के लिए डेरिवेशन था। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। अब चैप्टर में और एक छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। abnormal colligative properties। देखो एवरीबॉडी, पहले वाला कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगा किसी को तो पूछो, नहीं तो अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे। क्लियर है पहला कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं अगला पार्ट, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो दो सेक्शन बनते इधर, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल। हम भी वर्ड यूज करते हैं ना एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या, जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है मतलब क्या, जैसे उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहिए वैसा नहीं है, अलग ही है। अलग ही है मतलब एक तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो बहुत कम है। बात को समझो, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मिली, एक्सपेक्टेड बिहेवियर अगर मिला किसी का भी, तो हम बोलेंगे वो नॉर्मल है। अलग कर रहा है कुछ, मतलब अपने लैंग्वेज में एबनॉर्मल है। सेम यहां पर पॉइंट है कि सर्टन कंपाउंड के अंदर जो एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे अलग वैल्यू मिलती है। ओके, अलग वैल्यू मिलती है मतलब क्या होता है, एक तो उससे ज्यादा मिलेगी नहीं तो कम मिलेगी। अब ये क्यों मिलता है, देखो एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो फैक्टर की वजह से होता है। पहला फैक्टर है डिसोसिएशन एंड दूसरा फैक्टर है एसोसिएशन। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, बहुत सिंपल करके समझा रहा हूं। हाँ, डिसोसिएशन मतलब क्या रे बच्चों, डिसोसिएशन मतलब स्प्लिट होना। ये खास करके होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो
डिसोसिएशन एंड प्रोड्यूस द आयंस, एंड आयंस बनेंगे मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं ना, एंड अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं उसके अंदर के तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, हायर वैल्यू आएगी। ओके, एंड एसोसिएशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। ओके, सर्टन कंपाउंड है जो डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन करते होंगे, करते, अगर आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसोसिएशन करता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको डाइमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। ये होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसोसिएशन करेगा। इतना कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, दूसरा नहीं है। और डिसोसिएशन में बहुत सारे दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे देखो आराम से सुनो, मैंने कहा NaCl है, अगर एक NaCl लिया तो डिसोसिएट होके दो आयन बनाएगा कि नहीं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अगर मैंने कहा कि मेरे पास MgCl2 है, अब ये अगर डिसोसिएट हुआ तो एक Mg2 प्लस बनाएगा और 2Cl माइनस बनाएगा। बात को समझो, डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाता है, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ओके, ये याद रखो। हम क्या बोल रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कल के लेक्चर का कंसेप्ट क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, क्यों, ड्यू टू द डिसोसिएशन और ड्यू टू द एसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो इन एसोसिएशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर बढ़े तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और सोल्यूट पार्टिकल अगर कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये खास करके हमें ज्यादा जो डिस्कशन है ना अपने बुक में वो डिसोसिएशन का है। अगर आप नीट जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर एसोसिएशन के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड की बुक में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट वहां पर हेडिंग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो बात कर रहा है ओनली फॉर डिसोसिएशन, नॉट फॉर द एसोसिएशन। तो हम थोड़ा सा डिसोसिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, अब देखो एवरीबॉडी, अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखो कि अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वहां पर एक अलग वैल्यू आएगी। ओके, एक अलग रेशियो आएगा, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, देखो एवरीबडी, वेंट ऑफ फैक्टर इज इंडिकेटेड बाय आई, और उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द theoretical colligative property, to the theoretical colligative properties। बात को समझो, थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व मतलब जो हमें मिल रहा है। क्या बताया अभी अभी मैंने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। कब बढ़ेगा, जब डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। एसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा एसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे, मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो, पॉइंट ये है, इन केस ऑफ एसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। मतलब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है क्या, ये बढ़ सकता है इन डिसोसिएशन, एंड कम होगा कब, एसोसिएशन। समझो आराम से एवरीबॉडी, मैं सिंपली ऐसा बोल रहा हूं, अगर हम नॉर्मल केस कंसिडर करेंगे, नॉर्मल मतलब एज पर एक्सपेक्टेड है,
तो थेरोटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू सेम है ना, तो आई की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये नॉर्मल केस में होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल केस आप कंसिडर करते हो, तो एबनॉर्मल केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकता है और ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। कब आएगा ग्रेटर देन 1? जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। कौन सी? ऑब्जर्व। ये कब हो सकता है? जब डिसोसिएशन होगा। एंड आई की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है? जब ये क्या करेगा? एसोसिएशन करेगा। क्या करेगा? एसोसिएशन। ओके, तो ये याद रखो कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई का वैल्यू बदल रहा है, वेंटो फैक्टर अलग अलग आ रहा है, और वेंटो फैक्टर इक्वल टू 1 ही होगा। कब? जब नॉर्मल कंडीशन है। हाँ? क्यों 1 होगा? क्योंकि तब ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। ओके, दैट्स वन इज द कंसेप्ट। समझ में आ रहा है कि देखो, हाँ, अब इससे क्या होगा बच्चों? इससे हम सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे देखो, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी। अब इधर फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा पी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा पी थेरोटिकल। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी। फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी। कौन सा बेटे? थेरोटिकल। ऐसा ही और एक फॉर्मूला आ सकता है डेल्टा टी एफ। कौन सा? ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ। कौन सा? थेरोटिकल। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। और आज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा, फिर वही पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई, क्या रे बेटे? थेरोटिकल। ओके, इस हिसाब से फॉर्मूले आ सकते हैं। अब हमें क्या दिया है और एक लास्ट कंसेप्ट चैप्टर का, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इस आई का, मतलब इस वेंट ऑफ फैक्टर का क्या रिलेशन है। मतलब और एक कंसेप्ट पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये भी बहुत कॉमन कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा गया है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, समझो मैंने एक सॉल्ट लिया है ए एक्स बी वाई। ए एक्स बी वाई ये डिसोसिएट हो रहा है एंड दे रहा है एक्स नंबर ऑफ ए एंड वाई नंबर ऑफ बी। समझ लीजिए बी पे माइनस चार्ज है, ए पे प्लस चार्ज है। ओके, अब देखो, समझो इसका इनिशियली 1 मोल लिया है, मतलब जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था, मतलब ए और बी जो है तब 0 है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसिडर करना है और इसका रिलेशन देना है वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। आप देखो आराम से, समझ लीजिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। कितना? अल्फा। तो ये जो 1 है, इसमें से ये डिसोसिएट हो गया। कितना? अल्फा इतना। मतलब ए एक्स बी वाई अब बचा है 1 माइनस अल्फा। कितना बचा है? 1 माइनस अल्फा। देयरफॉर अब ये जो ए बनेगा, जितना ये डिसोसिएट होगा, ए एक्स बी वाई डिसोसिएट होगा, उसके कंपेयर में ए प्लस जो है वो एक्स टाइम बनेगा। मतलब इधर आएगा एक्स इंटू अल्फा, तो इधर आएगा y इंटू अल्फा। बात को समझो, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जितना ए एक्स बी वाई डिसोसिएट होगा, उतना ही ए प्लस बनेगा कि नहीं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो इसके टोटल मोल्स कितने हो गए, फिर टोटल मोल्स कितने हो गए। ओके, आफ्टर डिसोसिएशन। तो इन सब का सम करते हैं। एन टोटल लिख देता हूं मैं ऐसा इधर, एन टोटल मोल, टोटल मोल कितना आएगा? वो 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू अल्फा। आराम से। अब यहां पर देखो 3 जगह पे अल्फा आ गया, तो अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। मतलब यहां पर आप ऐसा लिख सकते 1 प्लस, ओके, इसको आखिरी में कर रहा हूं मैं, इधर ऐसा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू क्या रे बेटे? अल्फा। देखो एवरीबॉडी, अल्फा को कॉमन ले लिया मैंने। ओके, अब देखो ये जो x प्लस वाई है, ये कोएफिशिएंट है a और b के, इसीलिए मैं उस कोएफिशिएंट को सिंबल दे रहा हूं n डैश। n डैश मतलब आयंस प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन।
डिसोसिएशन होने के बाद कितने आयंस बनेंगे, -1 इंटू क्या रे बेटे, अल्फा। ओके, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स, कौन से, टोटल आफ्टर डिसोसिएशन। मैंने मोल कितना लिया था, 1, इधर मिले कितने, 1 प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू अल्फा। ओके, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ मोल से आफ्टर डिसोसिएशन। इससे मैं वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकता हूं। देखो अभी अभी तो देखा, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, टोटल मोल्स जो ऑब्जर्व हुए डिवाइड बाय एन, मतलब जो हमने शुरू में लिया था, शुरू में तो हमने 1 मोल लिया था, तो इसको डिवाइड बाय कितना करते हैं, 1। अब एन टोटल के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाय कितना रे बेटे, 1। बात को समझो, अब इस 1 का तो डिवाइडेशन में कोई मतलब नहीं, ये +1 है, सामने की तरफ गया तो -1 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो i माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, एन डैश माइनस 1 इंटू अल्फा। मतलब अगर मैं अल्फा के लिए फॉर्मूला बनाऊं, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा i माइनस 1 डिवाइड बाय क्या रे बेटे, एन डैश माइनस 1, i माइनस 1 डिवाइड बाय एन डैश माइनस 1। That's one is the relation between degree of dissociation and vent of factor। बात को समझो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास BaSO4 है, एवरीबडी कॉन्सेंट। अगर मेरे पास BaSO4 है, तो हमें देखना है इसमें एन डैश कितना है, ये मेन समझना है। एन डैश मतलब कितने आयंस बनेंगे। अगर मैं BaSO4 को तोड़ता हूँ, तो इधर ऐसा बनेगा ना, Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, मतलब एक बेरियम और एक सल्फेट आयन बनेगा। ओके, एंड अगर ऐसा है तो यहाँ पर एन डैश की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 ऐसा। अगर मैंने समझो AlCl3 लिया, तो इसका एन डैश का वैल्यू 4 है, कितने आयंस मतलब एन डैश, कितने आयंस मतलब एन डैश। ओके, ध्यान देना, ये डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ सकता है, या इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इस हिसाब से अपना फर्स्ट चैप्टर का ऑनलाइन बोर्ड क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ। चैप्टर था सॉल्यूशन। कल से हम और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका डिस्कस करेंगे, दैट चैप्टर इज नथिंग बट द आयोनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा डिस्कस करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। हम पहले फिजिकल कन्वर्ट कंप्लीट करने वाले, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा, थर्मोडायनामिक्स होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, केमिकल काइनेटिक्स होगा, एक सॉलिड स्टेट है वो होगा, फिर हम ऑर्गेनिक के पास जाएंगे। 6 चैप्टर हैं हमें फिजिकल केमिस्ट्री के 12th बोर्ड के लिए। ओके, अब अगर हम आज जो मैंने पढ़ाया उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या हमने कवर किया। तो पहले है डेफिनेशंस, डिफाइन। डिफाइन में क्या क्या आ सकता है, तो जैसे मैंने कहा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ये कॉमनली और बहुत बार पूछे गए सवाल मैं बता रहा हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, लेकिन आइसोटोनिक का याद रहेगा, मतलब आप हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी लिख सकते हो, वो भी याद रहेगा आपको। ओके, ये डेफिनेशन का पार्ट है। उसके बाद डेरिवेशन में हमें वेंट ऑफ इक्वेशन पूछा जा सकता है। ओके, डेरिवेशन में हमें m2 के लिए फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से डिटरमाइन किया, याद है ना, पाई इज इक्वल टू CRT। सी का फॉर्मूला डाला था n बाय v, फिर n का फॉर्मूला डाला W2 बाय m2, उससे हमने m2 निकाला। वो वाला भी सेक्शन हमें पूछा जा सकता है डेरिवेशन में, और उसी सेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट है, मैंने आपको समझाया अभी अभी, वो है वेंट ऑफ फैक्टर, रेशियो है, वो भी पूछा जा सकता है। मतलब और एक कंसेप्ट यहाँ पर, वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, ये वेंट ऑफ इक्वेशन है, वेंट इक्वेशन नहीं है, वेंट ऑफ लिखना, ऑफ लिखना रहेगा, लेकिन वो वेंट ऑफ इक्वेशन है। क्या है, वेंट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर। लास्ट वन, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, ये पूछा जा सकता है। वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
इसमें क्या रिलेशन है ये पूछा जा सकता है, या उसके ऊपर जो हमें लास्ट फॉर्मूला मिला था ना, हाँ, कौन सा था वो? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाय एन डैश माइनस वन। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, तो इस हिसाब से अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम शुरू करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, अनदर वन एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्लियर? थैंक यू।